नमस्कार साथियों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए अपने परिवार आरडब्ल्यूए के साथ। हम लोग बात कर रहे हैं एसएससी जीडी की अफसर सीरीज की। ये आप लोगों का प्रैक्टिस सेट है जिसमें आप लोग अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, साथ में यहाँ पर प्रैक्टिस लगा रहे हैं। यकीन मानना आपकी बेहतरीन तैयारी होती रहेगी। तो सभी साथी जुड़ जाइए और मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। हम लोगों ने पहले सिंधु घाटी पढ़ा, वैदिक पढ़ा, फिर मगध जनपद पढ़ लिया, हमने महाकाल पढ़ लिया। महाकाल नहीं, महाजनपद पढ़ लिया, माफ़ी चाहूँगा, महाजनपद पढ़ लिया। अब हम लोग उसी सिलसिले में थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जुड़ जाइए। यहाँ लिखा है हाइडे स्पीच का युद्ध किन दो राजाओं के बीच में हुआ था। हाइडे स्पीच का युद्ध, जिसे हम झेलम का युद्ध भी कहते हैं, बितस्ता का युद्ध भी कहते हैं और हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहते हैं। सर, ये युद्ध कब हुआ था? तो 326 बीसी में यह युद्ध लड़ा जाता है। कहाँ पर? झेलम नदी के तट पर। कि झेलम नदी जो पंजाब वाला क्षेत्र था, भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब वाले क्षेत्र में जो झेलम नदी बहती है, वहां पर यह युद्ध लड़ा गया था। तो आप कहेंगे सर, युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध 326 बीसी में होता है। और इसमें कौन कौन लड़ रहे थे? एक तरफ तो भैया कौन था? आप कहेंगे अलेक्जेंडर। सिकंदर को अलेक्जेंडर कहा जाता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं सिकंदर, सिकंदर, या इसको अलेक्जेंडर के नाम से भी हम जान सकते हैं। किसके नाम से जान सकते हैं? अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है। और एक तरफ थे राजा पोरस। पोरस को पुरु के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? पुरु के नाम से भी जानते हैं। यह युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो यह युद्ध होता है भैया पंजाब क्षेत्र में। पंजाब क्षेत्र में जो नदी बह रही है, झेलम नदी। कौन सी नदी बह रही है? झेलम नदी के तट पर। झेलम नदी के तट पर यह युद्ध हो जाता है। कहाँ पर? झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ। अच्छा, इस युद्ध को हम किस किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं। आप कहेंगे सर, इसे हम हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं। इसे बितस्ता का युद्ध, बितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। इसे झेलम का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? झेलम, झेलम का युद्ध भी कहते हैं। आप कहेंगे भैया इसे झेलम का युद्ध भी कहा जाएगा, का युद्ध भी कहते हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। सही आंसर इसका क्या होगा? राजा पोरस और झेलम। धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य में 322 बीसी में युद्ध होता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद की हत्या कर देते हैं और यहीं पर मौर्य वंश की स्थापना पड़ जाती है। मौर्य वंश की स्थापना कब हो गई थी? तो आप कहेंगे सर 322 बीसी में जो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित किया था? तो आप कह देंगे सर धनानंद को। अशोक और महापद्मनाभन, आप कह सकते हैं सर 261 बीसी में। 261 बीसी में यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अशोक ने धम्म नीति का अनुसरण किया था, भेरी घोष की नीति का त्याग किया था। भेरी घोष वह नीति है जिसमें युद्ध किया जाता है और धम्म नीति वो है जो शांति की नीति अपनाई जाती है। इस जो युद्ध हुआ था कलिंग युद्ध, इसे हम किस नाम से जानेंगे? इसे हम कलिंग युद्ध के नाम से जानेंगे। कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो आप कहेंगे सर कलिंग युद्ध 261 बीसी में होता है और इस युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। किसमें है? अशोक के 13वें शिलालेख में होगा। तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिए। इसका चाहे तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है सती प्रथा का पहला विलेख उदाहरण किस काल में मिलता है? जल्दी जल्दी से बताइए। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मोखरी वंश। मोखरी वंश का शासक था अवंती वर्मन। कौन था जी? अवंती वर्मन। आप कहेंगे अवंती वर्मन मोखरी वंश का शासक था। वर्धन वंश का शासक कौन था? आप कहेंगे सर वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? पुष्यभूति वंश के नाम से भी जानते हैं और इस वंश का संस्थापक था पुष्यभूति। थानेश्वर का पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। अब बात करते हैं सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक।
कौन था जी? सिमुक था, सिमुक। अब गुप्त वंश का शासक था श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। क्वेश्चन क्या था कि सती प्रथा का उल्लेख, सती प्रथा का उल्लेख भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से मिलता है। भानु, आप कह सकते हैं सर भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से। किससे? ऐरण अभिलेख से। आप कहेंगे ऐरण अभिलेख से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और जो ऐरण अभिलेख है ये कहाँ से मिला है? एमपी से। कहाँ से? मध्य प्रदेश से, जिसमें सती प्रथा का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। अब बात ये आ गई तो भैया गुप्त वंश में ही है। भानुगुप्त किसका है? गुप्त वंश का। अच्छा, इसका अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक कौन था गुप्त वंश का? तो आप कहेंगे सर विष्णुगुप्त तृतीय। कौन था? विष्णुगुप्त तृतीय। विष्णुगुप्त तृतीय। चलिए यहां पर आप लोग इसको लिख लीजिएगा। यहां तक आप लोगों ने सारी चीजें लिख ली होंगी। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, नीचे करना, ये क्या कह रहे हैं? नीचे करना, हाँ जी ऊपर। ये वास्को डिगामा 1501 में आया था, तीसरी बार 1519 में आया था। आप बताएं 1502, 1524? बिल्कुल 1524 में आया है और 1524 में उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक है जी। चलिए हम लोग ये सारी चीज़ों को यहाँ पर लिख लिए, इतने आप लोग पढ़ लें। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने लिख ली हैं, लिख ली होंगी। यहाँ पर बात आती है अमर सिंह के दरबार के तेजस्वी व्यक्ति दिग्गजों में से एक था। अमर सिंह हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो आप लोग ये बताइएगा कि अमर सिंह किसके दरबार में नवरत्न थे? हम लोगों ने पढ़ा है कि कालिदास, अमर सिंह, है ना, धनवंतरी, घटपर्क और बारामेहर, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी हैं। तो आप कहेंगे सर चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारी थे। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारी थे। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसकी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विश्वविद्यालय की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। हम बात करेंगे चंद्रगुप्त, ये भैया गुप्त संवत, इसने गुप्त संवत चलाया था क्योंकि ये 319 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गया था। समुद्रगुप्त ने भैया इसे क्या कहा जाता है? बीणा वादक या बीणा, बीणा बजाते हुए दिखाया गया है, बजाते हुए दिखाया गया है, बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है, या सिक्कों पर बीणा बजाते हुए दिखाया गया है। किस पर? सिक्कों पर बीणा बजाते हुए दिखाया गया। इसने कविराज की भी उपाधि धारण की थी। किसकी? कविराज की उपाधि धारण की थी, कि कविराज की उपाधि धारण कर ली। और विसेंट स्मिथ ने इसे क्या कहा, ये मैंने आपको शायद पहले भी बताया। विसेंट स्मिथ ने इसको क्या कहा? स्मिथ ने, विसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा। क्या कहा? भारत का नेपोलियन कहा। क्यों कहा जी भारत का नेपोलियन? क्योंकि इसने आर्यव्रत और दक्षिणाव्रत के 9 और 12 राजाओं को पराजित किया था। इस कारण इसे भैया भारत का नेपोलियन कहा गया। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सारी चीज़ों के बारे में। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? द्विसदनीय का मतलब है जहां पर दो सिस्टम, कैमरल सिस्टम जिसको हम बोल सकते हैं, जहां पर हम लोग बात करेंगे सारी चीज़ों के बारे में। आप कहेंगे सर इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है भैया, इसमें लिखा है राष्ट्रीय स्मारकों, जो राष्ट्रीय स्मारक होंगे या राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा। यहाँ पर राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, आप कह सकते हैं सर किसकी? स्मारकों की सुरक्षा। किसकी सुरक्षा? राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक होंगे उनकी सुरक्षा। इसमें लिखा है राष्ट्रपति पद की सेवा शर्तें, राष्ट्रपति की सेवा शर्तें, सेवा शर्तें और वेतन भी इसी में दिया हुआ है, वेतन भी इसी में दिया हुआ है। इसमें लिखा है संसद का प्रावधान, संसद का गठन, संसद भैया 3 खंडों से मिलकर बनेगा। संसद का भाग राष्ट्रपति भी होगा,
संसद का भाग राष्ट्रपति भी होगा, लोकसभा भी होगी, लोकसभा भी होगी और राज्यसभा भी होगी। क्या होगी जी? राज्यसभा भी होगी। इसमें क्या लिखा है कि जो उपराष्ट्रपति है, जो उपराष्ट्रपति होगा, कौन? उपराष्ट्रपति। ये कौन होगा? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या हो जाएगा? राज्यसभा का सभापति होगा। क्या होगा भैया? सभापति होगा। किसमें लिखा है ये चीज? आर्टिकल 89 में। क्या पूछा था? संसद का प्रावधान। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 79। क्या हो जाएगा जी इसका सही आंसर? 79। चलिए, हाँ जी, देखिए प्रवीण कुमार आप कह रहे हैं, मैं कंटिन्यू इसका रिप्लाई भी कर रहा हूं, अगर मैं 5 क्वेश्चन रिवीजन कराऊंगा, 20 क्वेश्चन सहरे होते हैं आपके क्लास में, 5 क्वेश्चन मैं कल वाले लेके आऊं, तो भैया आपको 15 क्वेश्चन ही कराऊंगा क्या मैं? बताओ, क्या 15 क्वेश्चन ही कराऊंगा? क्या फायदा है फिर प्रैक्टिस सेट का कि 1 घंटे में आऊं और 15 क्वेश्चन कराऊं? तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई बेनिफिट है। भैया 20 क्वेश्चन है, इसका रिवीजन आपको खुद से करना है, खुद से करना है। क्या आप लोग भैया 15 क्वेश्चन ही पढ़ोगे? बताओ मुझे, है ना? तो आप लोगों के लिए मैं इतना सारा डिटेल दे रहा हूं, इसको आप लोग प्लीज मेहनत से पढ़िए, प्लीज मेहनत से पढ़िए। अब यहाँ पर पोल भी चाहिए। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि के समापन से संबंधित है? इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो उपाधि के अंत की बात करता है? जल्दी से बताइए। बिहार पुलिस के लिए भी आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए बिल्कुल लीजिए भैया। हाँ जी, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, कि इसमें क्या है। इसमें लिखा है अस्पष्टता का अंत। इसमें क्या लिखा है भैया? अस्पष्टता का अंत। आप कहेंगे सर अस्पष्टता का अंत, ठीक है, अस्पष्टता का अंत इसमें दिया हुआ है। द एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी हुई है। किसकी? आप कहेंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। चलिए यहां पर हम लोग बात करेंगे। इसमें लिखा है दोष सिद्धि से संरक्षण। किससे? दोष सिद्धि से संरक्षण, कि भैया दोष सिद्धि से संरक्षण। क्या है भैया? संरक्षण। चलिए अब बात आती है अनुच्छेद 18। अब जैसे बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन रहता है कि भैया ये बताइए कि हमने डॉक्टर लगा लिया, भारत रत्न लगा लिया, पद्म विभूषण लगा लिया, तो ये क्या है? सब उपाधियां नहीं, ये सम्मान है। डॉक्टर डिग्री है, पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न, ये सब सम्मान है, ये सब सम्मान है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप लोग इसको भैया अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लेंगे। अनुच्छेद 172 खंड 2 के अनुसार किसी राज्य की भंग नहीं होगी। विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा। देखिए हम लोग जानते हैं राज्यसभा क्या है। आप कहेंगे सर राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ये क्या है? एक स्थायी सदन है। हम लोगों ने पढ़ा है राज्यसभा एक स्थायी सदन है, लेकिन ये आर्टिकल 80 में आता है और यहाँ पर बात हो रही है अनुच्छेद 172 खंड 2 की। तो भैया विधान परिषद की बात कर लेते हैं। किसकी? विधान परिषद की बात कर लेते हैं। विधान परिषद के बारे में बात करेंगे कि सर विधान परिषद भी स्थायी सदन है। ये क्या है? ये भी स्थायी सदन है, स्थायी सदन। इसको भैया खत्म किया जा सकता है, समाप्त किया जाता है, भंग नहीं किया जा सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। अच्छा, इसमें क्या लिखा है? 170 में ये हो जाएगा। 169 में संसद को अधिकार है कि संसद विधान परिषद को बना सकती है या समाप्त कर सकती है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है। क्या है जी? राज्यसभा। तो यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिए, यहाँ तक आप लोग पढ़िए। बिल्कुल नए बच्चे भी प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, क्योंकि मैं बेसिक से करा रहा हूँ, मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। इससे क्या है, आपकी एक तो थ्योरी भी तैयार हो रही है और आपको जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चे क्लासेस में, वो भी यहाँ पर आपका रिवीजन चल रहा है, आगे चलते हैं। बिग बैंग सिद्धांत का वर्णन करती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का, सितारों की उत्पत्ति का, आकाश गंगाओं की उत्पत्ति का, सौर मंडल की उत्पत्ति का। बिग बैंग सिद्धांत। देखिए बिग बैंग सिद्धांत की अगर बात करेंगे, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताता है। 1927
1927 में क्या किया गया? जॉर्ज लेमेत्रे, किसने भैया? जॉर्ज, आप कहेंगे सर जॉर्ज लेमेत्रे, लेमेत्रे, आप कहेंगे सर जॉर्ज लेमेत्रे, इन्होंने क्या किया था? एक सिद्धांत दिया था 13.7 अरब साल पहले। ये कहा गया कि भैया कि पृथ्वी पर आग जलती रही, करोड़ों लाखों साल तक आग जलती रही, फिर करोड़ों लाखों साल तक वर्षा हुई, जिस कारण भैया पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। किससे? तो आप कहेंगे भैया पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखना। आकाश गंगा के बारे में बात कर रहे थे, हमारी आकाश गंगा का नाम बताइए। जो हमारी आकाश गंगा है, इस आकाश गंगा का नाम क्या होगा? आकाश गंगा, इसे हम क्या बोलते हैं? मिल्की वे। किस नाम से जानते हैं? आप कहेंगे भैया मिल्की वे, आप कहेंगे भैया मिल्की वे। अच्छा ये बताइए, इसे भारतीय परंपरा में क्या कहा जाता है? आप कहेंगे सर भारतीय परंपरा में इसे हम किस नाम से जानेंगे? भारतीय परंपरा में हम इसे किस नाम से जानेंगे? तो इसे भैया दुग्ध मेखला के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? दुग्ध मेखला। आप कहेंगे भैया दुग्ध मेखला के नाम से जानेंगे। किसके नाम से? दुग्ध मेखला के नाम से हम जानेंगे। क्या यहाँ तक आप लोग पढ़ लेंगे? चलिए इसको आप लोग लिखिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से किन दो तिथियों को विश्व विश्व पड़ता है? जल्दी जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया कि भैया दो तिथियां हैं जिसे हम बसंत विषुव भी कहते हैं और एक शरद विषुव कहते हैं। चलिए बता दीजिए। बहुत बढ़िया जी, शानदार, लाजवाब। हाँ जी बिल्कुल, यूपी पुलिस के लिए भी ले सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम बात करेंगे बाकी यूपी पुलिस वाले बच्चे। शाम को 6 बजे मेरा प्रैक्टिस सेट चलता है जो यूपी पुलिस के लिए ही डेडिकेटेड है। ठीक है, ये एसएससी जीडी के लिए डेडिकेटेड है। और जो शाम को 6 बजे प्रैक्टिस सेट चलता है मंडे टू फ्राइडे, वो महत्वपूर्ण है। अच्छा कल ही आपका प्रैक्टिस सेट नहीं होगा, मंडे में होगा। कल आपकी एप्लीकेशन पर भी क्लास नहीं होगी, मंडे में होगी। ठीक है भैया। चलिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, चलिए बता दीजिए जल्दी से। हाँ जी बहुत बढ़िया। हाँ क्वेश्चन पूछ लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वो रिवीजन में करवा दूंगा, ऐसे कि मैं 5 क्वेश्चंस कुछ पूछ लूंगा आपसे, ओरली वो पूछ लेंगे, है ना। ओरली मैं पूछ लूंगा, मैं इससे सहमत हूँ, बिल्कुल परवीन जी मैं इससे सहमत हूँ कि ओरली मैं आपसे पूछ लिया करूंगा लास्ट क्लास के 5 क्वेश्चंस। अगर उनको बोर्ड पर लाकर कराना वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है भैया, वो पॉसिबल नहीं है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि भैया ये बताइए, ये बताइए कि सर 21 मार्च को क्या होता है जी? 21 मार्च को वसंत विषुव होता है। क्या होता है जी? वसंत विषुव होता है। आप कहेंगे वसंत विषुव होता है। और 23 सितंबर को भैया शरद शरद विषुव होगा। क्या होगा जी? शरद विषुव होगा। आप कहेंगे भैया क्या होगा? शरद विषुव होगा। इसका सही आंसर क्या होगा जी? सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी आंसर होगा। क्या आंसर होगा? सी। चलिए, भारत के उत्तर में स्थित है। भारत किसके उत्तर में स्थित है? देखिए अगर मैं बात करता हूं, ये हमारा क्या है? ग्लोब है। ठीक है, ये हमारा ग्लोब है। और ये 0 डिग्री अक्षांश कह सकते हैं, 0 डिग्री अक्षांश, या इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा भी कहेंगे इसे भैया। 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा, या इसको हम और क्या बोल सकते हैं? इसे विषुवत रेखा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं जी? इसको हम विषुवत रेखा भी कह सकते हैं, विषुवत रेखा। अब ये बात आती है कि भैया यहाँ पर क्या जाती है? ये जाती है कर्क रेखा, ये जाती है कर्क रेखा, और ये जाती है जी मकर रेखा। ये कौन सी है? मकर रेखा। ये मकर रेखा है और ये भैया कर्क रेखा है। अब ये बताइए भारत के कितने राज्यों से भैया? तो आप कहेंगे 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये जो है ना, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा जी? ईस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ
ओहो, ये वेस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। तो भारत कहाँ पर है? तो भारत भैया उत्तर पूर्व में है। तो भारत कहाँ पर होगा? उत्तर पूर्व में। और ये कौन सी रेखा पर? तो कर्क रेखा के उत्तर में है। कहाँ पर? कर्क रेखा के उत्तर में। भारत कहाँ पर है? कर्क रेखा के उत्तर में है। ठीक है जी, भारत कहाँ पर होगा? कर्क रेखा के उत्तर में होगा। अब एक चीज और आती है, एक चीज और ऐसे करके मैं लिख दूं क्या? ये विषुवत रेखा को आप चाहें तो यहां पर लिख लेना, यहां पर आप लोग लिख लेना, विषुवत रेखा भी इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा। अब मैं बात कर रहा हूं भारत का जो विस्तार है, जैसे ये भारत का ईस्ट है, ये भारत का वेस्ट है, ये भारत का नॉर्थ है, ये भारत का साउथ है। चलिए, कि भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो कितना पड़ता है? भारत का पूर्वी बिंदु कितना पड़ेगा? आप कहेंगे सर 97 डिग्री, 97 डिग्री और कितने मिनट? 25 मिनट। कहाँ से? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। नॉर्थ की बात करते हैं तो 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट तक। तो इसका विस्तार पूछ ले कि सर भारत का जो पूर्वी विस्तार है, भारत का जो भैया अगर विस्तार पूछ ले पूर्व से पश्चिम कितना होगा, तो आप कहेंगे सर भारत का जो विस्तार होगा वो किस में आएगा? अक्षांश में ही आएगा। किस में आएगा? अक्षांश में। क्योंकि ये अक्षांश में, ये देशांतरीय में नहीं करेंगे इसको काउंट। तो आप कहेंगे कि सर पूर्वी अक्षांश से लेकर, पूर्वी अक्षांश से लेकर कितना पूर्वी अक्षांश है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी अक्षांश इसको बोलेंगे हम। और भैया ये बोलेंगे देशांतर। देशांतरीय विस्तार कितना होगा? आप कहेंगे सर देशांतरीय विस्तार कितना हो जाएगा? जल्दी से बताइए। अक्षांशीय तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? देशांतरीय हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो हम कहेंगे भैया ये हम लोग यहां पर लिख लेंगे। ओहो, ओहो, ये यहां पर हमने ध्यान देना है, यहां पर हमें ध्यान देना है। यहां हमें क्या करना है? यहां हमें ध्यान देना। तो लो, सारा ही मिट गया, सारा ही चला गया। ये वापस आ सकता है क्या? नहीं आएगा। ओहो, क्या हो रहा है इसमें? अब देखिए, मैंने जो ग्लोब बनाया था ना, ये ग्लोब आपने देख लिया होगा। तो ये भूमध्य रेखा है ना, यहां से तो कर्क रेखा जा ही रही है, यहां से तो कर्क रेखा जा ही रही है। ये तो भूमध्य रेखा के उत्तर में होगा ना, भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो हमने टिक ये गलत कर दिया था ना, और आपने कोई बताया भी नहीं। बताइए, भूमध्य रेखा के उत्तर में होगा, उसको लिख लेना। क्योंकि कर्क रेखा तो भारत के 8 राज्यों से गुजर ही रही है। मित्र पर गमछा झार, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, गुजरात, गमछा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है जी। चलिए, बात होगी भारत के सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का विनियामक कौन है? तो जल्दी जल्दी से बता दीजिए भैया, कौन होगा इसका सही आंसर? आप कहेंगे एसबीआई। एसबीआई जो कि 1 जुलाई 1955 में बनी। किस में बनी? 1955 में। नाबार्ड की अगर मैं बात करूं, नाबार्ड की स्थापना कब हुई है मेरे बच्चों? आप कहेंगे 1982 में। कब हो गई? 1982 में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? जरा कमेंट करके बताओ। तो पहले तो आंसर बता देते हैं, आरबीआई। आप कहेंगे आरबीआई। हम बात कर रहे हैं आरबीआई की। तो आरबीआई 1 अप्रैल कब बनी है भैया? 1 अप्रैल 1935 में एक आरबीआई अधिनियम आया था। कौन सा आरबीआई अधिनियम आया था? आरबीआई एक्ट आया था 1934 के तहत इसकी स्थापना हो गई है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भैया इसके वर्तमान गवर्नर कौन है? वर्तमान
गवर्नर कौन होंगे? आप कहेंगे भैया वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है गवर्नर वगैरह के बारे में। मैंने आपसे कमेंट में पूछा था नाबार्ड की स्थापना मुझे बताइए। नाबार्ड की स्थापना, चलिए आप मुझे बता दीजिए। नाबार्ड की स्थापना भैया 12 जुलाई को होती है, 12 जुलाई 1982 में। सेबी की स्थापना बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सेबी की स्थापना कब हुई। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बता देंगे सेबी की स्थापना। सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज हम इसको बोलते हैं। तो आप कहेंगे सर कब हो जाती है? 12 अप्रैल 1992 में। 12 अप्रैल 1992 में हो जाती है क्या? चलो जल्दी जल्दी से बता दो। बहुत बढ़िया, एक बच्चा कह रहा है सर 12 अप्रैल 1992। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। हाँ जी, क्या पक्का? बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि भैया क्या इसका सही आंसर होगा। कौन कौन बच्चा बताएगा कि भैया सेबी की स्थापना कब होती है? तो 1992 में हो जाएगी। कब हो जाएगी? 1992 में हो जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बात करते हैं कि 2010 में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं में मुद्दों और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप कहेंगे खान समिति का गठन 1997 में किया गया था। ये किसके लिए किया गया था? ये किया गया था लघु उद्योग के लिए वित्तीय प्रणाली। ये लघु उद्योग से संबंधित था। किससे? लघु उद्योग से संबंधित था भैया। मालेगांव समिति, मालेगांव समिति की स्थापना कब होती है? जल्दी से मुझे बताएंगे। चलिए जल्दी से बताइए। यहाँ पर घोष समिति है, 1991 में इसकी स्थापना हो गई। और घोष समिति भैया किससे संबंधित थी? बैंक की धोखाधड़ी से। किसकी? आप कहेंगे बैंकों की धोखाधड़ी से। किससे? धोखाधड़ी से। ठीक है जी। अच्छा, शिवरामन समिति, शिवरामन समिति का गठन नाबार्ड की स्थापना की सिफारिश के लिए था। ये कब हुआ है? 1979 में इसको बनाया गया था। और किसके लिए? नाबार्ड की स्थापना की, नाबार्ड की सिफारिश की थी इसने। क्या की थी? सिफारिश की थी। चलिए लिख लीजिएगा, सिफारिश की थी। आगे लिखा है मुद्रा, मुद्रा गुणक की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस मौद्रिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? रिपो दर का मतलब होता है जब आरबीआई अन्य वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है। रिवर्स रिपो दर का मतलब होता है जब अन्य वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को लोन देते हैं। किसको लोन देते हैं? आरबीआई को लोन देते हैं। हाँ जी, ये ठीक ही तो होगा भैया। बी इसका सही आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, वो हमने कर लिया था। ये हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात है भैया मुद्रा गुणक की। तो मैं आपको रिवर्स रिपो दर बता रहा था। रिवर्स रिपो दर आपको बता रहा था कि रिवर्स रिपो दर क्या होता है। तो भैया जब कोई भी वाणिज्यिक बैंकों को, वाणिज्यिक बैंकों से आरबीआई भैया क्या लेता है? लोन ले लेता है। ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया। तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे आरक्षित नकदी निधि अनुपात। यानी कि ये वो जोखिम या ऐसा परसेंटेज जो बैंकों के पास हमेशा जमा रहता है, या आरबीआई एक लिमिट तय करती है, उस लिमिट को हर बैंक को अपने पास नगद के रूप में रखना पड़ता है। चलिए आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन एक असंपर्क बल नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा असंपर्क? गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत गण, चुंबकीय। ये असंपर्क है, ये भी असंपर्क है, ये भी असंपर्क है। लेकिन घर्षण तो तभी होगा जब संपर्क में आएगा। घर्षण तो तभी होगा जब संपर्क में आएगा। यानी कि घर्षण का मतलब है हम चल रहे हैं, मैं चल रहा हूं, मेरे पैरों में क्या घर्षण हो रहा है? मैं इस पेन से बोर्ड पर लिख रहा हूं तो क्या हो रहा है? मान लो जैसे मैंने पेन से लिख दिया, मैंने पेन से लिखा, क्या मैं ऊपर ऊपर से लिख दूंगा क्या? मान लो जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूं, क्या लिख पाएगा? नहीं। जब तक मैं इस पेन को इसके टच में नहीं लेकर आऊंगा तब क्या लिख पाऊंगा? नहीं। तो इसको लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है? घर्षण करना पड़ रहा है। मैं चल रहा हूं, जैसे मैं पैदल चलने के लिए, पैदल
चलने में कौन सा बल लगेगा, मैं पैदल चल रहा हूं, चलने पर भैया पैदल चल रहा हूं मैं, तो मेरे पैर और जमीन के बीच में भी तो घर्षण बल लग रहा है, तो हम भैया तभी तो चल पाएंगे, जहां घर्षण नहीं होगा हम चल ही नहीं पाएंगे, वहां गिर जाएंगे। नेक्स्ट है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, क्या 110 मीटर प्रति सेकंड, 143 मीटर प्रति सेकंड, 232 मीटर प्रति सेकंड, 220। तो ये भैया कहीं कहीं 244 मीटर प्रति सेकंड भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर कितना हो जाएगा, तो आप बता देना भैया ये सारी चीजों के बारे में। तो यहाँ पर हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो इसका सही आंसर होगा 343 मीटर प्रति सेकंड। बात आ रही है हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। तो आप लोग यहाँ पर बताएंगे भैया किससे संबंधित है, ग्वालियर घराने से, आगरा घराने से, किराना घराने से, रामपुर सहसभा घराने से। तो आप कहेंगे इनका संबंध था किराना घराने से। किससे था जी, किराना घराने से इनका संबंध था। अब बात आ रही किराना घराने से इनका क्या है, संबंध है। अब यहां पर कि भैया ग्वालियर घराने से किसका संबंध हो जाएगा, ग्वालियर घराने से किसका संबंध होगा, जल्दी से बताएं। पंडित नारायण राव बोडस। आप कहेंगे सर पंडित नारायण नारायण राव बोडस, इनका संबंध किससे है, तो ग्वालियर घराने से। आगरा घराने से किसका संबंध होगा, आप कहेंगे फयाज खान का। किसका भैया, फयाज खान, फयाज खान का संबंध किससे, आगरा घराने से। अच्छा, रामपुर का सहसभा घराने से किसका संबंध होगा, आप कहेंगे भैया किसका संबंध हो जाएगा, तो उस्ताद इनायत खान का। आप कहेंगे भैया उस्ताद इनायत खान, इनायत खान। ठीक है जी, इनायत खान। क्या यहां तक आप लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति ने वर्ष 1990 में यामिनी स्कूल ऑफ डांस खोला। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद कहां पर खोल दिया था, जल्दी से बताइए। आप कहेंगे भैया कहां पर खोला था, तो यामिनी कृष्णमूर्ति की मैं बात करूंगा, ये संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार जीत चुकी हैं। इन्हें भैया नाट्य शास्त्र पुरस्कार भी मिल चुका है। इनकी आत्मकथा अ पैशन फॉर डांस, इनकी आत्मकथा, यामिनी कृष्णमूर्ति की आत्मकथा कौन सी है, आत्मकथा, आप कहेंगे सर आत्मकथा है अ पैशन फॉर, आप कह सकते हैं अ पैशन फॉर डांस, फॉर डांस। ठीक है जी, ऐसे करके आप लिख लेना। तो इन्होंने दिल्ली में एक स्कूल खोला था, कहां पर, दिल्ली में। यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया, ऐसा प्रश्न भी पूछा गया है। पद्मश्री पुरस्कार से कब नवाजा गया था, 1966 में या 1968 में, आप कहेंगे 1968 में। उसके बाद इन्हें भैया 1997 में संगीत नाटक पुरस्कार से भी नवाजा गया। संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया गया, अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया 1997 में। कब, 1997 में। पद्म भूषण भी इन्हें दिया गया है। पद्म भूषण इन्हें कब दिया गया, पद्म भूषण 2000, पद्म भूषण कब दिया गया, 2001 में। कब दिया गया, 2001 में। अब भैया पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला है इन्हें, पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला, पद्म विभूषण, आप कहेंगे पद्म विभूषण 2016 में दिया गया। कब, 2016 में इन्हें यह पुरस्कार मिल चुके हैं। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कल क्लास नहीं होगी, मेरी क्लास नहीं होगी कल, ठीक है। कल मेरी क्लास ना एप्लीकेशन पे होगी ना आपकी यूट्यूब पर होगी। कल मैं छुट्टी पर रहूँगा, कल थोड़ा काम है, तो कल मैं काम है, किसी काम से मैं जो है बाहर जा रहा हूँ, तो कल ये क्लास नहीं होंगी। निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया ठुमरी की रानी, चलिए बताइए जल्दी जल्दी से। हाँ जी, बहुत बढ़िया जी, शानदार। आप कहेंगे सर
किसको कहते हैं? गंगू हंगल को कहते हैं, गिरिजा देवी को कहते हैं, सिद्धेश्वरी देवी को कहते हैं, बेगम परवीन सुल्तान को कहते हैं। आप कहेंगे भैया गिरिजा देवी जी को कहते हैं। गिरिजा देवी जी को ठुमरी की रानी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ठुमरी की रानी कहते हैं। अब इन्हें भैया बात करते हैं, जल्दी जल्दी से बताइए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर बेगम परवीन सुल्ताना की बात कर रहे हैं। इनका एक बार घराना पूछा था, किस घराने से हैं? तो ये पटियाला घराने की गायिका हैं। कौन है ये? पटियाला। आप कहेंगे सर ये पटियाला, पटियाला घराने की गायिका हैं, शास्त्रीय गायिका हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे? तो आप कहेंगे भैया भारत रत्न। भारत रत्न भैया MS सुब्बुलक्ष्मी को दिया गया था 1998 में। 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि भैया भारत रत्न MS सुब्बुलक्ष्मी को कब दिया गया? ये SSC GD में पूछा गया प्रश्न है, ये MTS में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और यही भारत की पहली, यही भारत के भैया कौन हो जाएंगे? तो आप लोग कहेंगे पहली भारतीय महिला संगीतकार होंगी जिन्होंने UN में, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन किया था। इन्होंने UN, संयुक्त राष्ट्र महासभा, UN महासभा में 1966 में, कब? 1966 में क्या किया था? इन 1966 में अपना प्रदर्शन या संगीत का प्रदर्शन किया, संगीत प्रदर्शन किया, ठीक है जी। संगीत का प्रदर्शन करने वाली पहली महिला, प्रदर्शन करने वाली पहली महिला गायिका बन गई, करने वाली पहली महिला गायिका, पहली महिला गायिका, ठीक है, महिला गायिका बन गई, ठीक है जी। आप लोग यहाँ पर लिखेंगे पहली महिला गायिका। नेक्स्ट है 9 जनवरी 2024 को लैंड एडवेंचर के लिए किसे तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? 2024 में यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है कवि सविता कंसवाल को। किसको? सविता कंसवाल को दिया है। किसको? सविता कंसवाल को। इसकी स्टार्टिंग कब हुई है? इसकी स्टार्टिंग की बात होगी, आप कहेंगे सर इसकी स्टार्टिंग कब हुई है? पुरस्कार की स्टार्टिंग जो होती है, ये स्टार्टिंग हुई है 1993-94 में। कब? 1993-94 में हो जाती है। कब हुई? 1993-94 में हुई है। अब बात करते हैं कि भैया इन्हें क्यों दिया गया है, इन्हें ये पुरस्कार क्यों दिया गया? आप कहेंगे सर इन्हें ये पुरस्कार 16 दिन में, 16 दिन में 800 मीटर की 2 चोटियां, 8000 मीटर की, इन्होंने 16 दिन में 16 डेज में 8000 मीटर की 2 चोटियां चढ़ी थी। 8000 मीटर की 2 चोटियां फतेह की थी, 2 चोटियां फतेह की थी। कौन कौन सी चोटियां थी फतेह की थी? आप कहेंगे सर एक तो थी माउंट एवरेस्ट, जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तो 8848 मीटर हो जाएगी, है ना। तो इसलिए लिख दिया क्योंकि 2 चोटियों को इन्होंने फतेह किया था। 8000 मीटर से ऊपर माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा और माउंट मकालू हो जाएगा। क्या होगा जी? माउंट मकालू। आप कहेंगे माउंट मकालू। 16 दिन में इन्होंने 2 चोटियों को फतेह कर लिया था। अब इसमें कितना भैया पुरस्कार दिया जाता है? पुरस्कार जो राशि दी जाती है, पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? आप कहेंगे सर पुरस्कार राशि दी जाती है माय डियर कितनी? 15 लाख रुपए। कितनी? 15 लाख रुपए। चलिए यहां तक पढ़ा। अब बात आती है हाल में भारत की सुचेता सतीश किस क्षेत्र में गिनीज वर्ल्ड विश्व रिकॉर्ड बनाया है? चलिए ये आपका रहेगा जी एक होमवर्क, और मैं यहाँ पर आपसे आपसे ये वादा करता हूं कि यदि आपने दिल से ये क्लासेस ले ली तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी।
बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। इन चारों प्रैक्टिस सेट को आप लेते रहिए, क्योंकि आप क्लास में थ्योरी कर रहे हैं अपनी पेड क्लास में, और यूट्यूब पर आप उसका रिवीजन कर रहे हैं। यकीन मानना, क्योंकि आपको घर पे ना मिल पाता हो शायद समय, बहुत सारे बच्चों को इतना काम रहता है कि वो रिवाइज ही नहीं कर पाते हैं। वो रिवाइज ही नहीं कर पाते हैं। जब रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं तो भैया उन्हें ध्यान रखेंगे, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ना, इनका रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा। तो सभी मेरे प्यारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।